हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार हम सेट प्रैक्टिस ला रहे हैं, ठीक है। खास करके आपका जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए जो है हम लोग अभी सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक नया सेट है, इसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला है, शिक्षार्थियों में बहुत भिन्नताएं होती है, ठीक है। सही बात है, अलग अलग शिक्षार्थी हैं, उनमें भिन्नता पाई जाती है। इनमें से किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता किन के लिए है? पहला है ऑप्शन, संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, ठीक है। संज्ञानात्मक क्षमता, अलग अलग क्षमताएं पाई जाती है और सीखने का स्तर भी अलग अलग होता है, ठीक है। इनके लिए भी संवेदनशील होना चाहिए शिक्षक को। दूसरा है भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं, यह भी सही है। तो दोनों सही है यहाँ, ठीक है। तो देखिए कौन है दोनों में, तो 2 नंबर है आपका, यह बिल्कुल सही है, आप इसके साथ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन, कागज पेंसिल का जांच जो होता है उस वह जो है आकलन, जांचों द्वारा आकलन क्या है? इसमें से 4 ऑप्शन है दिया हुआ। समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करना, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करना, सकल आकलन को बढ़ावा देना, आकलन को सीमित कर देता है। यह बिल्कुल सही है, ठीक है। आकलन को जो है यह सीमित कर देता है। आप 4 के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही है। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, ठीक है, जो बोल नहीं पाता। उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि उसके प्रति संकेत करें। पहला ऑप्शन है, उसके प्रति संकेत करें, जिसे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे को डांट फटकार कर। यह तो बिल्कुल नहीं होगा, डांट फटकारना जो है यह निगेटिव सेंस है। बच्चे सलाहकार से आग्रह करें कि बच्चों के अभिभावक से बात करें तथा बच्चों को विद्यालय से हटाने के लिए, ऐसा नहीं है, हटाने के लिए भी नहीं कहना है। और चौथा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। बिल्कुल सही बात है। देखिए बच्चा बधिर है, ठीक है, तो उस केस में जो शिक्षिका बोलेंगी उनका जो ओठ पटपटाएगा उसके आधार पर जो है, और इसके बाद चेहरे का जो एक्सप्रेशन है शिक्षिका का, उससे जो है बच्चे सीख पाएंगे, ठीक है। तो उनको उस जगह पर बैठाना चाहिए। ऐसा नहीं है क्लास से निकाल दें, डांट फटकार लगाएं, अभिभावक को बुलाएं, यह सब बात नहीं है, ठीक है। तो आप 4 के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही है। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकता को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। कैसे पूरा करेगा? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर, ताकि वे अन्य बच्चे से मेलजोल ना करें, यह बिल्कुल नहीं होगा। अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति, देखिए सहानुभूति जो है, सहानुभूति नहीं दिखाना है, उसके प्रति जो है उसको कार्य के प्रति अग्रसित करना है, ठीक है, सृजनात्मक कुछ करना है। कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, यह सही लग रहा है। चौथा वैसे देख लेते हैं, उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके, उपेक्षा करना यह बिल्कुल गलत है। आप 3 के साथ जाएंगे। कक्षा कक्ष का प्रत्येक बच्चा जो है उसकी आवश्यकता अनुसार, उसकी जो आवश्यकता है, जिस प्रकार से वो सीख सकते हैं, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कौशल को अपनाना होगा। तो वह इस तरह से अगर प्रोसेस किया जाएगा तो फिर जो है शिक्षक वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकता को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। 3 के साथ आप जाइए, बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे कुछ भी नहीं सीख सकते। ऐसा नहीं है, कुछ भी वो नहीं सीखेंगे जिनके पास अधिगम निर्योग्यता है। अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, बिल्कुल यह सही बात है। देखिए ये लोग जो है अधिगम के हर एक क्षेत्र से नहीं, हर एक पक्ष से नहीं, कुछ पक्ष से संघर्ष करते हैं। बहुत अधिक सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धता कम होती है, यह भी बात है। और बहुत सक्रिय होते हैं, यह भी नहीं है। इसके बाद बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, यह भी बिल्कुल नहीं है। बुद्धिमान नहीं होते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं। आप 2 के साथ जाइए, बिल्कुल सही है। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विकास के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, ठीक है। शिक्षक जो है प्रोत्साहित कर रहा है। उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, कंठस्थ करना जो है निगेटिव है। उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, यह भी
नहीं होगा। उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न देकर, बहुविकल्पीय प्रश्न से सिर्फ उत्तर तक पहुंचा जा सकता है, बाकी सृजनात्मक विचार का संचार इससे नहीं होगा। उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, बिल्कुल सही बात है। कोई समस्या आती है, किसी प्रश्न का हल नहीं हो पा रहा है, कोई प्रश्न का उत्तर चेक करना है, उत्तर मतलब कि प्राप्त करना है, तो वहां जो है समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीका क्या क्या है, किस तरह से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, यह तरीका है, आप तरीके को बता दीजिए। तो शिक्षक का दायित्व है कि समस्या समाधान के लिए जो है विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर उन्हें कहिए, मतलब जो भी बच्चा वहां है उनको कहिए कि आप इस क्वेश्चन के विषय में समस्या समाधान के विभिन्न तरीकों को आप सोचिए, मतलब यह जो प्रश्न पैदा हो रहा है इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, आप कोशिश कीजिए पहले इस पर, ठीक है। तो यह बात है, तो 4 के साथ जाइए, बिल्कुल सही है। अब देखिए 7वां प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है और कुछ ऑप्शन आपको दिया गया है, उसमें से किसका अनुसरण करना चाहिए। उन्हें पृथक करके, देखिए पृथक करना जैसे ही हो गया तो यह आपका नहीं होगा। उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण, देखिए व्यावसायिक प्रशिक्षण से यहाँ कोई तात्पर्य नहीं है, ठीक है। विशेष शिक्षार्थी है तो उनके लिए यह नहीं है व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण, और उसमें भी है केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण, दूसरा कोई प्रशिक्षण नहीं। उन्हें समावेशी शिक्षा और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती। देखिए ऐसा नहीं है उनको शिक्षा की आवश्यकता है, फिर तो वो विद्यालय आ रहे हैं आपके। तो 3 नंबर जो है समावेशी शिक्षा का नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है, यह बिल्कुल सही है। अब 3 के साथ जाएंगे। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं, स्वयं निष्कर्ष नहीं निकालते हैं। परंपरागत व्याख्यात्मक विधि, व्याख्यात्मक विधि जो है यह भी आपका निगेटिव सेंस में यूज होता है, इसको भी आप हटा दीजिए। उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षा मुख्य कर्ता होता है। और चौथा है वे विधियां जहां अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं, यह बिल्कुल सही है। अधिगमकर्ता का मतलब विद्यार्थी का अपना पहल तथा अपना प्रयास सम्मिलित होता है, यह दोनों चीज जो है यहाँ पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है। आप इसके साथ जाएंगे, बिल्कुल सही है, 100% सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। देखिए सीखना है, सीखने के लिए प्रमुख। अनुबंधन जो है सीखना नहीं है, अनुकरण से आप नहीं सीख सकते हैं, रटकर याद कर सीख नहीं सकते हैं। अर्थ निर्माण जो है यह बिल्कुल सही, यह सीखने के लिए इस 4 में से महत्वपूर्ण है। पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है। देखिए लिखवाना जो है यह गलत है, यहाँ यह निगेटिव सेंस में प्रयोग होता है। तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। देखिए निष्क्रिय प्राप्तकर्ता यह भी आपका नेगेटिव सेंस है, तो यह तो बिल्कुल नहीं है। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़े से होता है, यह भी आपका नहीं है। उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों के अनुसार है, पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है। शिक्षक तथा पुनर्बलन के लिए यह भी नहीं होगा आपका। 4 बचता है, इसको डायरेक्ट टिक करेंगे। वैसे एक बार पढ़ लेते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, ठीक है। शिक्षार्थी जो है स्वयं सृजित करते हैं, स्वयं उस पर जो है अपना अधिगम का जो उद्देश्य है उसको समझकर उस पर काम कर रहे हैं, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और भूमिका भी यहाँ सक्रिय रूप से निभाया जा रहा है। तो 2 यहाँ जो है पॉजिटिव है, और ये दोनों जो है मुख्य रूप से इसी पर गौर किए हैं, ठीक है। पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षा जो है शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल 4 के साथ आप जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता, देखिए आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है। आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सीखना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर ले।
शिक्षार्थी के लिए बोला जा रहा है कि जब तक वो स्वयं नहीं कर लें तब तक जो है इसको सीखना है। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध कराना, ये गलत है। उसे कहना कि जब तक समस्या का समाधान कर नहीं लेती तब तक घर नहीं जा सकती, ऐसा नहीं है। उसको आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना, नहीं, पुरस्कार देना जो है यह भी नहीं होगा आपका। उसे बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। समस्या समाधान जो है, कोई समस्या समाधान नहीं हो रहा है, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, तो उनको बोलिए जो कि विभिन्न तरह से जो जो उसके माइंड में आ रहा है किस तरह से करें। क्रिएटिव माइंड में, उनके क्रिएटिव माइंड में क्या क्या आ रहा है उसके अनुसार वह काम करे। तो बार बार जो करेगा वह क्रिएशन वाली बात खोजेगा, कहां से इस तरह का प्रश्न पैदा हुआ है, तो यह जो है बिल्कुल सही है। बार बार जो प्रयास करेगा यह बिल्कुल सही है। आपकी कक्षा में सीखने की विधि शैलियों वाले बच्चे, उसका आकलन करने के लिए आप उन्हें विविध प्रकार के कार्य और प्रशिक्षण देंगे, यह सही है। विभिन्न प्रकार के कार्य दिया जाएगा और परीक्षण देंगे, परीक्षण करना भी उसका। परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे, समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंक, देखिए यहाँ प्राप्त अंक की बात हो रही, के अनुसार उसको नामित करेंगे। कार्यों और परीक्षणों के समान सेट देंगे, यह नहीं है। आप जो है एक के साथ यहाँ जाएंगे, विभिन्न प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। ठीक है, यह जो है सीखने की विभिन्न शैली वाले बच्चे, उनका आकलन करने के लिए आप यह दो काम कर सकते हैं। ठीक है, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की प्रवृत्ति है, इसे कहा जाता है। बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्द का उपयोग करना, यह नहीं है। मनोहारी शब्द का उपयोग नहीं करना है उनकी गलती के लिए। बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना, नहीं, दोनों के सोच में अंतर होता है। बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना, देखिए निष्क्रिय बात आ गया, यह भी आपका नहीं होगा। 4 नंबर के साथ जाएंगे आप। पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है, आप बिल्कुल इसके साथ जाएंगे, यह बिल्कुल सही है आपका। 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका की सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है। इसमें से 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है। शिक्षक की भूमिका क्या है? प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। प्रतिस्पर्धा जो है यह निगेटिव सेंस में यूज होता है, यह शिक्षकों को नहीं करना चाहिए, यह गलत है। बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना, देखिए निरुत्साहित करना यह भी आपका नहीं होगा। व्याख्यान देने, देखिए व्याख्यान देना, इससे पहले भी हम बहुत जगह इसका यूज कर चुके हैं, बता भी चुके हैं आपको, व्याख्यान देने की जरूरत नहीं है। देखिए चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय में जो है अलग अलग टॉपिक पर चर्चाएं होंगी, तो इससे जो है कक्ष में जो है वातावरण सही रहेगा और बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे भी। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? अधिकतम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थियों के भीतर प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। ठीक है, यह अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। देखिए बाहरी कारणों से प्रेरित होने से कुछ नहीं होगा जब तक कि उसके अंतः इच्छा नहीं होगी, उसके अंदर इच्छा नहीं जगेगी कि हमको कुछ अधिगम के लिए करना है, अभिप्रेरणा प्राप्त करना है, तब तक वह नहीं कर पाएगा। अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती, भूमिका होती है। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों, देखिए पुरस्कार की बात आ गई, और बाहरी पुरस्कार का उपयोग करने के लिए प्रेरित हों, यह भी नहीं होगा। आप एक के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, तभी प्रभावित होगा जब भीतरी प्रेरणा, मतलब अंदर से इच्छा होगा, तभी अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में वह सोच सकता है। ठीक है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? ठीक है, सीखना कौशल के संचय के समान है,
सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं, ठीक है, यह बिल्कुल सही है। अब देखते हैं, और सीखना एक निष्क्रिय, देखिए निष्क्रिय आ गया, नहीं होगा। सीखना शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, यह नहीं होगा। आप जो है 2 के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? सीखने के लिए, देखिए सीखने के लिए आ गया। व्याख्यान, यह नहीं है। पुरस्कार नहीं है। निर्देश, यह भी नहीं है आपका। संवाद जो है यह सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, आपसी संवाद जो होता है। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, सही बात है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है, ऐसी बात नहीं। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, यह भी नहीं होगा। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है, यह नहीं है। 1 के साथ जाइए, बिल्कुल सही होगा। मध्य बचपन अवधि है। देखिए मध्य बचपन अवधि की बात हो रही है, तो पहले थोड़ा सा यहां हम लोग देख लेते हैं। जन्म से जो है 5 वर्ष, 5 वर्ष यह हो गया आपका शैशवावस्था, ठीक है। और इससे पहले जो है गर्भावस्था होता है, गर्भधान से जन्म तक, गर्भधान से जन्म, ठीक है, यह हो गया गर्भावस्था। इसके बाद हो गया आपका शैशवावस्था, और इसके बाद होता है 5 से 12 वर्ष तक, 5 से 12 वर्ष तक यह होता है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। इसके बाद जो है आपका 12 से 18 तक, 12 से 18 तक यह होता है किशोरावस्था, वयस्क जो हो जाता है, ठीक है। तो यहां चूंकि बात हो रही है आपका मध्य बचपन, तो मध्य बचपन आपका यही आ गया 5 से 12 वर्ष के बीच में। तो देखिए इसके बीच में कोई आ रहा है 6 से 11, बिल्कुल सही है, आप इस पर टिक करेंगे। मध्यावस्था यह आ गया आपका, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। गर्भधान से जन्म तक जो हो गया गर्भावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक जो हो गया यह हो गया आपका शैशवावस्था। इसके बाद 5 से 12 तक बाल्यावस्था, और किशोरावस्था हो गया 12 से 18 तक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। इसके अंतर्गत जो भी यहाँ ऑप्शन आता है, जो प्रश्न पूछे आप उस पर टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। यह नहीं होगा आपका, ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान देते हैं। देखिए वातावरण के जो घटक हैं इसी पर आधारित होता है व्यक्ति की वृद्धि, विकास। देखिए जिस तरह का परिवार मिलेगा, माहौल मिलेगा, समाज मिलेगा, उसी तरह से व्यक्ति का विकास होगा। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। देखिए विकास में जो है वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ता है विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव। तो यह ठीक है, आपका कथन ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। सबसे आपका सटीक है 3 नंबर, आप 3 नंबर के साथ जाएंगे। यहां देखिए डॉट डॉट मतलब डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करते हैं। कौन है? सीखना, परिपक्वता, विकास, समाजीकरण। आप डायरेक्ट जो है समाजीकरण पर करेंगे, ठीक है। समाजीकरण ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि सदस्य के रूप में, मतलब समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन के लिए आवश्यक है। यहां से ही मनुष्य बहुत सारी चीजें सीखता है, ठीक है। वातावरणीय प्रभाव जो होता है वह आपका समाज, उसके बाद समाज का बहुत बड़ा हाथ। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? अनुकरण करना नहीं, पुनर्बलन नहीं, भाषा नहीं, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। यह बिल्कुल सही है आपका,
पियाजे के अनुसार जो है विकास को जो प्रभावित करता है उसका मुख्य कारक है इसमें से जो अभी ऑप्शन दिया हुआ है, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है लक्ष्य, उद्दिष्ट, व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, अभिकल्पित निष्कर्ष चिंतन, इसके बाद है अमूर्त चिंतन की योग्यता। इसमें से आपको पूर्व संक्रियात्मक काल के विषय में जो संज्ञानात्मक योग्यता है वह कौन सी है, तो वह आपका है दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। आप इसी पर टिक करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।